अब वही उपन्यास के बारे में। उपन्यास को महाकाव्य का स्थानापन्न कहा जाता है। यह साहित्य की अपेक्षाकृत नई विधा है। इसमें सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन को बहुत जटिलता में उभारा जा सकता है। इतिहास के प्रवाह को इसमें स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य जीवन के द्वंद्व, फैलाव और गति का समावेश इसमें सबसे ज़्यादा संभव है। हिंदी में उपन्यास लेखन तो भारतेंदु से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन प्रेमचंद के उपन्यासों में इस विधा ने अभूतपूर्व व्यापकता और गंभीरता प्राप्त की। प्रेमचंद की संवेदना अत्यंत व्यापक थी। जितनी व्यापक उनकी संवेदना थी, उतनी ही सूक्ष्म उनकी दृष्टि थी। उपन्यास विधा के चरम उत्कर्ष के लिए जिस सहज भाषा शैली की आवश्यकता होती है, वह भी प्रेमचंद के पास थी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं, तो प्रेमचंद से उत्तम परिचयक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद 1880 से 1936। प्रेमचंद के उपन्यासों का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। वे प्रधानतः मध्यवर्ग और निम्न वर्ग के कथाकार हैं, किंतु उनके रचना संसार में सभी वर्गों के लोग सिमट आए हैं। उनके यहाँ प्रकृति, पशु पक्षी सब मौजूद हैं। फिर उनमें आर्थिक, सामाजिक, वर्णगत, पारिवारिक संबंधों का ढांचा और पात्रों के चरित्र की निजी विशेषताएं भी मिलेंगी। प्रेमचंद के प्रतिनिधि पात्र हैं। निजी विशेषताओं से रहित होकर कोई प्रतिनिधि पात्र नहीं हो सकता। प्रेमचंद पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट है और उनके अनेक प्रारंभिक उपन्यासों पर गांधीवादी आदर्श, हृदय परिवर्तन एवं सुधारवाद का प्रभाव है। उपन्यास का अंत हृदय परिवर्तन और किसी आश्रम स्थापना में होता है। उपन्यासों का अंत ही नहीं, पात्र, चरित्र, चित्रण आदि पर भी गांधीवादी सिद्धांतों का दबाव है। इस विषय में दो बातों को ध्यान में रखकर प्रेमचंद के आदर्शवाद पर विचार करना चाहिए। एक तो गांधीवादी विचारधारा का पाप से घृणा किंतु पापी से प्रेम और अहिंसा भारतीय आदर्शवाद की धारा विशेषतः मध्यकालीन संतों के विश्वासों के अनुकूल है। वह सामान्य भारतीय मानस में गहरे घर कर बैठा है। इस दृष्टि से वह आदर्श नहीं, भावगत यथार्थ है। दूसरे, प्रेमचंद का आदर्शवाद केवल समाधान में ही दिखलाई पड़ता है। समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद यथार्थवादी ढंग से करते हैं। वह समस्या का समाधान सामाजिक विकास के संभावना के आधार पर ही प्रस्तुत करता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदर्शवाद क्षीण होता गया। प्रेमचंद के अंतिम और प्रतिनिधि उपन्यास गोदान में आदर्शवाद से उनका मोह भंग हो गया है। वे आद्यंत यथार्थ को ही दृष्टि में रखते हैं, इसलिए गोदान दुखांत है। प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं। किसानों की अपनी भूमि से कितनी आत्मीयता होती है, इसका चित्रण वे रंगभूमि और प्रेमाश्रम में करते हैं। किसानों पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद, बड़े व्यापारियों, छोटे व्यापारियों आदि सबका भार था। छोटे किसानों के साथ छोटे जमींदारों की भी हालत बिगड़ रही थी। गोदान में उन्होंने दिखाया है कि छोटा किसान किस तरह क्रमशः भूमिहीन होकर मजदूर बनने पर विवश हो रहा है। भूमि पर आश्रित जमींदार राय साहब की भी आर्थिक स्थिति खोखली है। प्रेमचंद ने पूंजीवाद के दुष्प्रभावों का चित्रण भी किया है। सामंती व्यवस्था भारत में दीर्घकाल तक बनी रही। इससे समाज को वर्ण व्यवस्था और नारी पीड़न के परिणाम भोगने पड़े। प्रेमचंद वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हैं। नारी पराधीनता को सेवा सदन में बहुत अच्छी तरह चित्रित किया गया है। प्रेमचंद समझते थे कि नारी शोषण सवर्ण समाज में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ नारी आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर आश्रित होती है। सेवा सदन की सुमन भारतीय कथा साहित्य की पहली नारी पात्र है जो ये बात समझती है और इसके विरुद्ध विद्रोह करती है। प्रेमचंद की महानता इस बात से प्रकट हो जाती है कि उन्होंने तिलिस्म और अय्यारी कथा साहित्य के पाठकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित कथा साहित्य की ओर मोड़कर उनकी रुचि में अभूतपूर्व परिष्कार किया। प्रेमचंद की भाषा न किताबी है और न किताबी उर्दू व सहज हिंदी भाषा है। प्रेमचंद के उपन्यासों में पात्रों और घटनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि वे हमारे देखे सुने से लगते हैं। उनके उपन्यासों में स्वभाव और परिस्थिति की टकराहट से
पात्रों का चरित्र विकास होता है, जो समकालीन हिंदी कथा साहित्य में नई बात थी। प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम इस प्रकार है: सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1924, कायाकल्प 1926, निर्मला 1928, कई जगह 1927 भी आता है, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र अपूर्ण। अतीत उन्मुखता की प्रकृति साहित्य में भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो गई थी। अतीत प्रेम काव्य और नाटक में अधिक दिखलाई पड़ा था, कथा साहित्य में अपेक्षाकृत कम। इस अभाव की बहुत बड़ी पूर्ति वृंदावन लाल वर्मा 1889-1969 ने की। उनके उपन्यास बुंदेलखंड के इतिहास से संबंधित है, अतः वे ऐतिहासिक भी थे और क्षेत्रीय और आंचलिक भी। गढ़कुंडार विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी और मृगनयनी उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। इतिहास तो एक है, किंतु इसे देखने और पुनर्रचित करने की दृष्टियाँ अनेक हैं। आधुनिक विचारधाराओं का उपयोग इतिहास की व्याख्या करने के लिए भी होता है। मार्क्सवाद को तो विशेष रूप से इतिहास को समझने की पद्धति कहा जाता है। मार्क्सवाद दृष्टि से यशपाल ने दिव्या 1945 लिखा, जो ठीक ठाक ऐतिहासिक उपन्यास तो नहीं है, किंतु खुद दिव्या कल्पित पात्र है, किंतु इसमें प्राचीन भारत के कालखंड को दृष्टि विशेष से देखकर सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसके पहले 1941 में यशपाल साम्यवादी दल के सदस्य को केंद्र में रखकर दादा कॉमरेड नामक उपन्यास लिख चुके थे। राहुल सांकृत्यायन ने इसी दृष्टि से प्राचीन गणतंत्रों के जीवन को आधार बनाकर कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, जैसे सिंह सेनापति 1942, जय योधे 1944। स्वतंत्रता के ठीक एक वर्ष पहले 1946 में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास में ऐतिहासिकता को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक विचारों को समा दिया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा में हर्षकालीन उत्तर भारत का सांस्कृतिक जीवन अत्यंत सजीव तौर पर चित्रित हुआ है। उसी सांस्कृतिक जीवन में सामाजिक विषमता और व्यक्ति की निजी पीड़ा को अनुभव, संवेदनशीलता एवं कौशल के साथ गूंथ दिया गया है। यह उपन्यास सांस्कृतिक भी है, ऐतिहासिक भी, सामाजिक भी, दारुण निजी व्यथा की मार्मिकता को उभारने वाला भी। प्रेम को इतने संयम और औदात्य के साथ शायद ही हिंदी की किसी अन्य कृति में प्रस्तुत किया गया हो। ऐतिहासिक वातावरण का उपयोग भगवती चरण वर्मा ने पाप और पुण्य की समस्या को नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करने वाले अपने उपन्यास चित्रलेखा 1934 में किया। चित्रलेखा में दो पात्र चाणक्य और चंद्रगुप्त ऐतिहासिक भी है, किंतु वे मुख्य कथा प्रसंग से दूर ही रहते हैं। इसमें भोग को सर्वथा अनैतिक और त्याग को सर्वथा नैतिक नहीं माना गया, सर्वथा नैतिक नहीं माना गया है त्याग को। वर्मा जी ने 1936 में एक अन्य उपन्यास 3 वर्ष लिखा, जो सामाजिक है। रांगई राघव ने 1946 में सिंधु घाटी की विलुप्त सभ्यता को आधार बनाकर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रोमानी उपन्यास मूर्तों का टीला लिखा। प्रेमचंद का प्रभाव हिंदी साहित्य उपन्यास पर दो तरह से पड़ा। एक तो उनकी तरह उपन्यास लिखने वाले कथाकार सामने आए, जैसे विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जिनके क्रमशः माँ और विदा उपन्यास प्रसिद्ध है, और श्री जयशंकर प्रसाद ने तितली नामक उपन्यास ग्रामीण जीवन के संघर्ष का चित्रण किया। निराला ने कई प्रकार के उपन्यास लिखे। प्रभावती ऐतिहासिक उपन्यास है, अलका सामाजिक, तो बिल्ली सुर बकरिया व्यंग्य फर्क, जिसकी अंतर्धारा करुणा की है। सामान्य समझे जाने वाले किंतु अपनी निष्ठा में विशिष्ट समकालीन व्यक्तियों के जीवन पर निराला ने ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की जो औपन्यासिक जीवनी है, जैसे कुल्ली भाट, चतुरी चौहान। दूसरी बात यह कि प्रेमचंद ने भिन्न प्रकार के उपन्यासों को लिखने का प्रचलन हुआ, जिनमें सामाजिक समस्याएं नहीं बल्कि निजी और वैचारिक समस्याओं को केंद्र में रखकर कथानक बुना जाता था। ऐसे उपन्यासों में जैनेन्द्र का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सुनीता 1935, त्यागपत्र 1936 जैसे उपन्यास लिखे। इनमें विशिष्ट स्थितियों के कारण विचित्र या विशिष्ट चरित्रों को केंद्र में रखकर कथानक रचा गया है। जैनेन्द्र कुमार के इन उपन्यासों में सामाजिक, पारिवारिक और यौन समस्याओं को गुम्फित कर दिया गया है। निसंदेह ऐसे जटिल चरित्रों की सृष्टि हिंदी उपन्यास में पहली बार हुई। समाज की विकृति और सामने लाकर उनका भंडाफोड़ करने और समाज को अधिक मानवीय और क्षमाशील बनाने के उद्देश्य से जयशंकर प्रसाद ने कंकाल 1930 लिखा, जिसे कुछ लोगों ने प्रकृत यथार्थवादी उपन्यास कहा। समाज के पाखंडपूर्ण कुत्सित पक्षों का उद्घाटन और चित्रण करने में सिद्धहस्त पांडे, वेचन शर्मा उग्र ने इसी उद्देश्य से दिल्ली का दलाल, मनुष्यानंद, सरकार तुम्हारी आंखों में, बुधवा की बेटी लिखा। हिंदी उपन्यासों पर फ्राइड के मनोविश्लेषणवादी विचारों का प्रभाव पड़ा। इलाचंद्र जोशी और अज्ञेयी के उपन्यासों पर मनोविश्लेषणवाद के प्रभाव को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी रचना में कोई वाद पूरी तरह घटित नहीं होता। जोशी जी पर
फ्रायड, एडलर, युंग तीनों का प्रभाव है। यद्यपि वे एडलर के सिद्धांत से अधिक प्रभावित ज्ञात होते हैं। जोशी जी मनोविश्लेषण शास्त्र प्रभावित होते हुए भी अपने उपन्यासों में सामाजिक विषमता को नजरअंदाज नहीं करते। इलाचंद्र जोशी के उल्लेखनीय उपन्यास सन्यासी, पर्दे की रानी हैं और अज्ञेय के प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। शेखर आतंकवाद की छाया में लिखा हुआ एक ऐसा उपन्यास है जिस पर मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रभाव के साथ समाज के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति और उसके विचारों को देखा गया है। शेखर एक जीवनी व्यक्ति की निजता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिपादक उपन्यास है और इसका नायक केवल अपना प्रतिनिधित्व करता है और उसकी चेष्टाएं भी असामान्य हैं। कुल मिलाकर ये उपन्यास भी नैतिकता के एक नए और बहुत निजी या धर्मनिरपेक्ष मानदंड की मांग करता है। उपेंद्र नाथ के उपन्यास गिरती